Hello everyone, myself Mohit Yadav. Hope your preparation is going well. Today we are going to solve physical chemistry previous year paper. Okay? अरे क्या सोल्व करेंगे आज? प्रीवियस ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कर रहे हैं भाई. देख लो लास्ट है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का भाई. ठीक है भाई. सबसे लास्ट में कौन सा पेपर भाई तुम्हारा? फिजिकल केमिस्ट्री का. ठीक है. अब ध्यान दो, सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन कर लें. छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है. पार्ट ए सोल्व कर रहे हैं भाई. पहले क्या सोल्व कर रहे हैं भाई? तुम्हारा पार्ट ए. ठीक है. पार्ट ए भाई. एक एक नंबर वाले देख लो भाई. किसी को डाउट आए तो भाई कमेंट मार देना. और देखो ये है ना सारे टॉपिक मैंने एक एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा भाई. डिटेल में पढ़ना हो तो मस्ती से पढ़ना पूरा. तुम्हारी फोटो केमिस्ट्री पूरी डालूंगा तुम्हारी. उसमें सारे तुम्हारे जेबलोन्स्की वगैरह सब आएंगे. ठीक है. तुम्हारे कौन सा और बच के आगे भी, और तुम्हारे क्या यार फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी की पूरी डालूंगा. फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमओटी भी. ठीक है. पूरा सिलेबस किसी को कवर करना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना. यहाँ पे सिर्फ मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ भाई. अब देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा. अरे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ध्यान दो क्या है. अरे तुमसे क्या पूछा है? ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ पूछा है. ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ पूछा है भाई तुमसे. क्या पूछ रहा है भाई? आ गया ना स्क्रीन पे. ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ पूछ रहा है तुमसे. क्या होता है भाई? बता दो क्या होता है भाई. ध्यान दो, समझ लो, लिखे आओगे तुम खुद. अब ध्यान दो क्या होता है. देखो ये तुम्हारा कोई भी मान लो सब्सटेंस है, पार्टिकल है. ठीक है. अरे मस्त है पार्टिकल. ठीक है. अब तुमने क्या किया, सुनो मेरी बात. क्या कर रहे हो? इस पे कौन सी इंटेंसिटी की लाइट, आई नॉट इंटेंसिटी की कोई लाइट इस पे गिर रही है. ठीक है ना. ये जब गिरेगी तो इसमें है ना तीन कंडीशन पॉसिबल है. क्या क्या हो सकता है भाई तुम्हारा? क्या तो ये लाइट क्या कर जाए भाई? ये लाइट क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए. क्या कर जाए भाई? रिफ्लेक्ट. अरे आई टकराई चली गई. ठीक है. अब ध्यान दो. या फिर क्या हो जाए भाई? ट्रांसमिट. आईटी मतलब ट्रांसमिट होगी लाइट आई और सीधे सीधे निकल के भाई आर पार निकल गई इसके. ठीक है ना. और लास्ट कंडीशन क्या पॉसिबल है कि जो ये इंटेंसिटी की लाइट आई है ना वो क्या हो जाए? आई ए मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो जाए. समझ लो ए है ये, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ अरे एब्जॉर्ब्ड लाइट. समझ रहे हो क्या मेरी बात? मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो जाए. ये कंडीशन पॉसिबल है. अब तुम्हारे भाई ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ ने क्या कहा दिया भाई? जीडी लॉ क्या कहता है भाई तुम्हारा कि जो तुम्हारी ये आई ए है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब होती है उसी की वजह से सिर्फ केमिकल चेंज आते हैं. क्या आते हैं भाई? इसकी वजह से जो तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट होती है ना वही रेस्पॉन्सिबल होती है. किसके लिए? रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंज. उसी से तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होते हैं उसी की वजह से. अरे समझ रहे हो क्या मेरी बातें? समझ में आया? ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ ने क्या कहा भाई? देखो डेफिनेशन कैसे बना के लिख रहे हैं, ये डायग्राम बना देना. ठीक है. ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ में और है ना डेफिनेशन कैसे बनाओगे भाई? बना लोगे कि इसको देख के. इसके अकॉर्डिंग टू ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ the intensity of light which is absorbed will leads to chemical change. Okay, will leads to chemical change. Okay, समझ रहे हो मेरी बातों को? समझ रहे हो डेफिनेशन कैसे लिखनी है? देखो और लंबे तरीके से रबड़ की तरह खींच के लिखनी हो ना. क्या बताना है कि देखो इन ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ when a light incident on a particle then there are three condition possible. लाइट में रिफ्लेक्ट, लाइट में ट्रांसमिट और लाइट में एब्जॉर्ब. देन द लाइट विच इज एब्जॉर्ब will leads to chemical. The light which is absorbed is only responsible for chemical change. ठीक है. ध्यान से डेफिनेशन बना के लिख दोगे क्या यार? तो मैंने तुम्हें समझा दिया, मेरा काम तुम्हें समझाना था. अब तुम्हें लिखने का काम तुम्हारा ही है. ठीक है. कर लोगे ना यार? ये ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ खत्म हो रहा है. आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ध्यान देना भाई, रफ कर रहा हूं ये. अरे देखो अगली बातें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई. अब भाई सेकंड क्वेश्चन क्या चीज आखिर कह रहा है तुम्हारा? क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में? क्या है भाई? क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी भी बोल जाते हैं. ठीक है ना. अरे दोनों नाम एक ही है. पेपर में क्या दे रखा है तुम्हारे? क्वांटम एफिशिएंसी लिख रखा है. अरे कोई ना, क्वांटम एफिशिएंसी यील्ड की बात है. कुछ भी पूछे नाम बदल के तो तुम्हें आंसर देना है. एक ही चीज है भाई.
फॉर्मूला देख लो, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, 5 से, ठीक है ना। क्वांटम यील्ड इज इक्वल टू, ध्यान रखना हमेशा क्या लिखोगे तुम, क्या क्या लिखोगे भाई तुम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गिवन टाइम, number of molecule reacting in a given time, अरे डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इन दैट टाइम। क्या लिख रहा हूं भाई, ध्यान दो, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड इन सेम टाइम, ठीक है, टाइम, ठीक है। ये तुम्हारा भाई फॉर्मूला है, ये लिख दोगे तो तुम्हें क्वांटम यील्ड में नंबर दे देगा, एक नंबर का है। तो भाई डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कृपया चेक कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो। फॉर्मूला ये है तुम्हारा भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटा, क्वांटम बोल दो या फिर तुम बोल दो इसको फोटोन बोल दो, क्वांटा बोल दो, फोटोन बोल दो, या फिर नंबर ऑफ आइंस्टीन बोल दो, ठीक है, सब एक ही बात है भाई, सब एक ही बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम। और इस क्वांटा की जगह तुम फोटोन लिख सकते हो, आइंस्टीन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब्ड इन द सेम टाइम, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको अलग अलग वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक याद रख लो अभी के लिए, एक नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चल रहा हूं भाई मैं, नेक्स्ट क्या है भाई, रफ करो इसको, अगला क्वेश्चन ध्यान दो भाई, अरे क्या है अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ मेरे को। तुमसे पूछा है फ्लोरोसेंस, अच्छा फ्लोरोसेंस पूछा है भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फ्लोरोसेंस पूछ रहा है, ठीक है, यही है ना भाई। हाँ भाई यही है, फ्लोरोसेंस है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या होता भी है, तो हमेशा याद रखो जेबलोन्स की पढ़ते हो ना, अरे जेबलोन्स की में आती है टर्म फ्लोरोसेंस। इसका मतलब ये है कि देखो कोई तुम्हारे मान लो एक्साइटेड पार्टिकल किसमें, सिंगलेट स्टेट में, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में, और ये क्या है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0, ठीक है। अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है सिंगलेट से सिंगलेट में, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अपर एक्साइटेड लेवल से S1 से S0 में आ रहा है, फ्लोरोसेंस का मतलब ही क्या है, किससे, S1 से ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, S0 में। ये लाइन जहां लिख दोगे ना, ये लाइन जहां लिख दोगे वहां पे तुम्हें फुल नंबर दे देगा फ्लोरोसेंस में। इससे तुम्हें समझे कि मतलब सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि हायर एक्साइटेड लेवल से लोअर एक्साइटेड लेवल, और वो भी कौन सा, सिंगलेट। देखो दोनों यहाँ पे एस मतलब क्या है भाई, अरे सिंगलेट, एस का मतलब समझ गए क्या, सिंगलेट है, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन, उसी को कहते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन में यार वहां लगा दूंगा स्क्रीन पे, देखते रहना सारे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पे आ गए, सॉरी भाई, किसने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूछा, अच्छा ठीक है भाई। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, क्या पूछा तुम्हारा, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल, हाँ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कौन देगा, ये पूछ रहा है ना। अरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जल्दी बताओ कौन है, दो एग्जांपल, फर्स्ट कौन सा भी, पहला मॉलिक्यूल भाई HCl, अरे HCl बाबा है। अब देखो ध्यान दो, जब भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चेक करना है ना, तो भाई ये देख लेना उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है या नहीं। क्या चेक करोगे, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। देखो ध्यान दो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, H प्लस Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है ना, इसका मतलब इसमें डाइपोल प्रेजेंट है, मतलब म्यू किससे रिप्रेजेंट होता है, डाइपोल से। इसका मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या देगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा, देगा भाई, क्या देगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देगा, क्योंकि म्यू डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके अंदर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं भाई, पोल पॉजिटिव नेगेटिव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई, CCl4 भाई, CCl4, ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना, इसकी बेशकल अरे कुछ ऐसा ही दिखता है ना, टेट्राहेड्रल है, आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कैसी है, आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री,
ठीक है ना। अब देखो जब भी कोई आइडियल ज्योमेट्री मिले ना, जितनी भी आइडियल ज्योमेट्री होती है ना, उनमें सब में म्यू की वैल्यू 0 होती है। मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, म्यू क्या, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सब में 0 होता है। ठीक है, जितने भी आइडियल ज्योमेट्री है सब में डाइपोल मूवमेंट भाई तुम्हारा 0 होगा। इसका मतलब ये क्या नहीं देगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा तुम्हारा परमानेंट डाइपोल मूवमेंट को ना भाई, समझ गया क्या। ठीक है, ठीक है ना। तो इन CCl4 form there is no permanent dipole moment present, so it won't show vibrational spectra। ठीक है भाई, अगली बात पे भाई अगली बात पे सुनो, नेक्स्ट बात पे चल रहा हूं भाई। भाई किसी को दिक्कत आए तो यार कमेंट वमेंट मार दिया करो, ठीक है ना। ध्यान दो मेरी बात पे। अगली बात भाई क्या है तुम्हारी, 0 पॉइंट एनर्जी। अरे क्या पूछो भाई, 0 पॉइंट एनर्जी बता दो। अरे इसको तो ना कौन नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन है भाई। 0 पॉइंट एनर्जी है भाई, 0 पॉइंट एनर्जी की बात पे ध्यान दो मेरे बात पे। 0 पॉइंट एनर्जी, अरे नाम ही क्या कह रहा है, 0 मतलब कि बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की कम से कम, बिल्कुल कम एनर्जी कितनी हो सकती है उसी को बोलते हैं 0 पॉइंट पॉसिबल एनर्जी। इसको लिख लो यार थोड़ा सा, इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी डेट ए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कैन हैव। ठीक है भाई, ये तुम्हारी यार डेफिनेशन सिंपल सी मैं समझा देता हूं क्या होती है। ठीक है ना, यही है ना भाई मैकेनिकल, हाँ भाई यही है। ठीक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन याद करना है, मतलब लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी डेट ए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कैन हैव। अब देखो अलग अलग तरीके से अपन अलग अलग निकालते हैं। जैसे कि अगर तुम एक वाइब रोटेशनल के अंदर, चलो देख लो पहले रोटेशनल के अंदर 0 पॉइंट एनर्जी क्या निकालते हो भाई, क्या निकालते हो 0 पॉइंट एनर्जी, E0। 0 पॉइंट एनर्जी क्या निकालते हो, हमेशा याद रखना रोटेशनल के लिए 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती है। तुमसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि रोटेशनल के अंदर 0 पॉइंट एनर्जी कितनी होती है, अरे 0 होती है 0 पॉइंट एनर्जी। और ऐसे अगर तुमसे पूछ जाए किसके अंदर, वाइब्रेशनल में, किसमें बोल रहा हूं, अरे सुन लियो भाई साहब ये बातें, वाइब्रेशनल में पूछ ले तो क्या कहना भाई, कितनी होती है, अरे E0 होती है हाफ एच न्यू। कितनी होती है भाई, हाफ एच न्यू। धोखा दे रहा है यहाँ पे, याद रखना कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है तब भी उसके पास क्या पाई जाती है, एनर्जी पाई जाती है, एनर्जी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी उसके अंदर। ठीक है, समझ गए क्या भाई 0 पॉइंट एनर्जी। आगे चल दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या भाई नॉर्मल वाइब्रेशन मोड। अच्छा ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ध्यान दो भाई, क्या है 6th क्वेश्चन। भाई साहब इसको रफ करो अच्छे से। हाँ 6th क्वेश्चन भाई क्या पूछा भाई, वाइब्रेशनल मोड से पूछ रहा ना तुमसे, वाइब्रेशनल मोड्स पूछ रहा भाई। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, CO2। अरे CO2, अरे कार्बन डाइऑक्साइड, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, इसके देखना है स्ट्रक्चर। भाई कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है ना, कैसे होता है, ऐसे ही बनाते हो ना, क्या होता है लीनियर। और लीनियर के लिए वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 3n-5। क्या होता है 3n-5, और n होता है नंबर ऑफ एटम्स। n क्या होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स है इसके अंदर, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो ठीक है, n कितने हो गए, देखो कितने एटम्स हैं, 1 2 3, और 3 एटम परसेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 3 × 3 - 5 कितने हो गए भाई तुम्हारे, 9 - 5 कितने आएंगे भाई, 4। तो इसका मतलब 4 वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट होती है CO2 के अंदर। कितने वाइब्रेशनल मोड, अरे 4 बाबा 4। क्यों, लीनियर के अंदर फॉर्मूला होता है क्या, 3n-5। भूलियो ना, नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, दूसरा कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है भाई तुम्हारा, ये लो भाई। दूसरा क्या है भाई, SO2, यही है ना, SO2 के अंदर पूछ रहा है। अब SO2 के सकल स्ट्रक्चर और देख लो क्या होते हैं भाई,
अरे यही तो होती है बेंट, ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है ना भाई। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है भाई। और नॉन लीनियर के अंदर जब भी निकालनी हो ना तो फॉर्मूला याद रखना, क्या याद रखना है, 3n-6। अरे 6 लिख रहा हूं, क्या लिखोगे, देखो n की वैल्यू वही नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 2 3, तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 - 6 कितने आएंगे भाई, 9 - 6 = 3। तो 3 क्या आ गई वाइब्रेशनल मोड। CO2 के अंदर 4 वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट होती है और SO2 के अंदर 3 होती है भाई, गलतियां मत करके आना। ठीक है, नेक्स्ट चल रहा हूं भाई, किसी को देखो लीनियर के अंदर 3n-5, नॉन लीनियर में 3n-6 फॉर्मूला याद रख लेना भाई, गलतियां मत करके आइयो। आगे चल रहा हूं भाई, आगे ध्यान दो, आगे ध्यान देना भाई। 7th क्वेश्चन पे ध्यान दो यार। 7th क्वेश्चन क्या है, तुमसे पूछ रहा है भाई टर्म एक्सप्लेन करो बेंडिंग। 7th क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्या पूछ रहा है भाई, बेंडिंग। क्या कह रहा है भाई, बेंडिंग बताओ क्या होता है। अरे बेंडिंग नाम से समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, बेंडिंग मतलब हाथ सीधा, उसको बेंड कर दिया, बेंड कर देना। और बेंड करोगे देखो ऐसे सीधा है मेरा हाथ, मेरा हाथ सीधा है, तो बॉन्ड एंगल कितना है, मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड एंगल कितना है, कोई सीधा है चीज है, सीधे ऐसे है, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना है भाई 180 है। ठीक है, तुमने क्या किया, इसकी हड्डी तोड़ मोड़ दी भाई, इसको मान लो ऐसे कर दिया हड्डी तोड़ के, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या मान लो 120 हो गया कुछ। ठीक है ना, तो बेंडिंग में सबसे पहली लाइन लिखनी क्या है, बॉन्ड बेंडिंग में क्या लिखनी है भाई, सबसे पहली लाइन की इट लीड्स टू चेंज इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। अरे बॉन्ड एंगल में चेंज होता है बेंडिंग की वजह से, सिर्फ बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। ठीक है, गलतियां मत करना। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके टाइप्स और बता देता हूं मैं। ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं भाई, इन प्लेन और एक होता है भाई आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन आउट प्लेन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, समझ जाना भाई। ठीक है ना, अब देखो मेरी बात पे ध्यान दो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, इसको भी इन प्लेन में दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। किस किस में भाई, रॉकिंग, सीजरिंग, रॉकिंग और सीजरिंग। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन भी दो में डिवाइड, बैगिंग और ये होता है ट्विस्टिंग। यार देखो मैंने लिख दिया, मेरी बातें समझ लो अच्छे से, गलतियां मत करना, समझ लो बस। देखो मेरी बात पे ध्यान दो। रॉकिंग, अरे रॉक गार्डन, रॉकिंग, देखो ध्यान दो मेरी बात पे। रॉकिंग में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे और यहाँ पे, अगर ये दोनों जो दिख रहे हैं तुम्हारी, इनकी डायरेक्शन तुम्हारी हो जाए भी ऐसे सीधे एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि ये बॉन्ड इधर बेंट हो रहा है और ये वाला भी सेम डायरेक्शन में बेंट हो। अरे समझो, कैसे समझोगे, देखो ये ध्यान दो, ऐसे है तुम्हारे ये दो बॉन्ड, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में बेंट हो, समझो एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में बेंट हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या हो गया, रॉकिंग। ठीक है, ऐसे ही देखो रॉकिंग का मतलब होता है ऐसे, मतलब एक ही डायरेक्शन में बेंट, एक ही डायरेक्शन बेंट। सीजरिंग पे ध्यान दो, सीजरिंग पे देखो, मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे है, सेम यही कंडीशन, मतलब कि एक तो तुम्हारा इधर बेंट हो रहा है और दूसरा इसके अपोजिट। अरे जैसे तुम्हारी कैंची चलती है, अरे कैंची चलती है मतलब कि अंदर देखो ऐसे, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, बेंट हो रहे हैं, एक इधर हो रहा है, ऐसे देखो यार, ये देखो दो हैं, मतलब एक इधर बेंट हो रहा है दूसरा इधर, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बेंट हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बातें, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, गलतियां मत करना। इसके अंदर सीजरिंग में, ये सीजरिंग के अंदर कंडीशन, ये डायग्राम बनाना है। इसमें वैगिंग में, वैगिंग में देखो कैसे बनाना है तुम्हें, वैगिंग में भी ऐसे बना देना कि भाई क्या तो ये होता है आउट ऑफ प्लेन, मतलब ऊपर आए, या फिर यहाँ पे माइनस लिख के दे दे, मतलब दोनों अगर सेम हो ना, दोनों सेम हो तो वैगिंग। अगर ऐसे ट्विस्टिंग में क्या होता है भाई, कि एक तो प्लस और दूसरा माइनस, मतलब एक ऊपर की साइड, कैसे ऐसे बताता हूं, देखो समझो एक बात, कैसे भाई देखो, अगर दोनों के दोनों ऊपर आए, दोनों के दोनों ऊपर आए वैगिंग,
ठीक है, ये नीचे जाए तो भी बैगिंग, लेकिन ट्विस्टिंग में क्या होता है भाई, एक नीचे दूसरा ऊपर, क्या कह रहा हूं, एक नीचे दूसरा ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर, तो क्या होगा ट्विस्टिंग, समझ रहे हो। यह होते है तुम्हारी बेंडिंग के अंदर, यही होता है बेंडिंग, एक्सप्लेन कर देना भाई ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, तुम्हारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछ रहा है तुमसे। अरे ये पढ़ दिया तो बचपन से पढ़ रहे हो ये बात, तो क्या पूछ रहा है भाई तुमसे, अरे धीरे धीरे बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर चिल्ला के बोल दो तुम्हें, ध्यान दो आराम से भाई, प्यार से पढ़ेंगे, देखो ध्यान दो भाई। देखना भाई क्या कह रहे हैं भाई, एटॉमिक, हाँ कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई, 8th नंबर क्वेश्चन पे आ गए, अरे बहुत आगे पहुंच गए। क्या पूछ रहा है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल पूछ रहे, एक तुमसे क्या कह रहा है भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये दो चीजें तुमसे पूछ गया। क्या कहना भाई, ध्यान दो मेरी बात पे, जो तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं किससे बनते हैं, एटम्स। अगर मान लो तुम्हें सिंगल एटम दे दिया, मतलब हाइड्रोजन दे दिया, तो हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है, एटम क्या बनाएगा, एटम के अंदर क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। देखो अगर सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट, तो क्या होगा तुम्हारा एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही जैसे कि तुम्हारा मान लो अब बन गया क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, जैसे H2, हाइड्रोजन क्या एक एटम है और H2 क्या एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या बनेंगे, अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इसमें कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई। देखो इसके अंदर तो दो न्यूक्लियाई हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी तो दे सकते हैं, तुम्हें वाटर दे दिया, कुछ भी दे सकता है, तो तुम्हें पता है ना उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, इसका मतलब वो सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल तो सीधा एक बना दिया, 1s, ठीक है, 1s बना दिया, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ना, तो देखो कैसे होता है, ये 1s एक हाइड्रोजन का, दूसरा 1s दूसरे हाइड्रोजन का, क्योंकि दो हाइड्रोजन है ना, H और H, दो H2 से बन रहा है, इसके अंदर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखो एक बनता है तुम्हारा बॉन्डिंग, एक बन जाता है भाई एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये कौन सा है तुम्हारा, देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दो है टोटल, दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दो, ये हाइड्रोजन का एमओ डायग्राम बना दिया भाई मैंने, ठीक है, H2 का। ये क्या भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये क्या भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एमओ डायग्राम भाई हाइड्रोजन का बना दिया, एक्सप्लेन किया, कुछ नहीं किया भाई। तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, किसके अंदर, एटम्स के अंदर होते हैं, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियाई होती है, ऐसे एमओ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एमओ डायग्राम है हाइड्रोजन का, ठीक है, ठीक है, ये बनाया भाई, तुम्हें फुल नंबर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तुम्हारा, क्या भाई, बॉन्ड एंगल इन sp2, अरे sp2 के अंदर बॉन्ड एंगल पूछ रहा है तुमसे। 9th पे चलो भाई 9th क्वेश्चन पे ध्यान देना भाई, क्या बोला भाई तुम्हें, बॉन्ड एंगल इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दो भाई इस मेरी बात पे, जो तुम्हारा बॉन्ड एंगल होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है भाई, तुम्हारी लोन पेयर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये दिमाग में घुसा ली। देखो अब ध्यान दो मेरी बात पे, जैसे कि तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, BF3 है भाई, देखो बोरोन ट्राइफ्लोराइड ग्रुप है कोई, ठीक है, इसमें देखो एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना आता है, 120, ठीक है। ऐसे मान लो तुम्हारे पास ओजोन है, O3, ठीक है, बॉन्ड नहीं है भाई, ये लोन पेयर है, ठीक है। कितनी लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर क्या करती है भाई, इस बॉन्ड को थोड़ा सा अंदर दबा देती है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया अब, 118, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जब लोन पेयर चेंज हो जाती है
तो बॉन्ड एंगल में भी डिफरेंस आ जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। और दोनों के दोनों क्या है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो अगर ऐसे बोले ना आइडियल sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका मतलब sp2 की बात करें, मतलब 120 डिग्री क्या है तुम्हारा बॉन्ड एंगल है, ठीक है। एक नंबर के लिए यार इतना लिखोगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा, ठीक है ना। अगली बातों में चल रहा हूं भाई, क्या पूछ रहे, लिमिटेशंस ऑफ बीपीटी। ओहो, लिमिटेशंस पे ध्यान दियो भाई। अरे वाह वाह वाह, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अरे क्या बोली, लिमिटेशंस ध्यान दो भाई। अरे पढ़ते पढ़ते बोर ना होना। बीपीटी की लिमिटेशन, बीपीटी की लिमिटेशन देखो भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या बतानी भाई, लिमिटेशंस। ध्यान दो भाई, क्या लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन ये कि डू नॉट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड भाई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। मतलब कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है भाई, कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं एक्सप्लेन करता भाई, बीपीटी एक्सप्लेन नहीं करती तुम्हारी। दूसरी लिमिटेशन क्या है इसकी, ये डू नॉट एक्सप्लेन XEF2 फॉर्मेशन। भाई XEF2 का एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं करती है कि मैंने XEF2 क्यों एग्जिस्ट करता है। देखो बीपीटी ने ये कहा कि भाई देखो मैंने देखा भाई Xe है, Xe के अंदर तो भाई पहले से 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अरे इसका घर तो पहले से धन दौलत से बढ़ा हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है Xe ने। तो भाई ये कह रहा भाई ये फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड क्यों बना रहा, भाई इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि भाई फ्लोरीन के साथ क्यों बॉन्ड करवा रखा है, क्योंकि इसके पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है भाई, सॉरी भाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता भाई, ठीक है यार, समझ गए समझ गए क्या, लिख देना भाई तुम्हारा लिमिटेशंस में। अब इसमें और एक्सप्लेन करूं क्या, अरे बस रे कमेंट मार दियो, ठीक है। ध्यान दो नेक्स्ट बात पे। अरे देखो भाई अब आपको थर्ड डिफरेंस क्या लिखना है भाई, इट डू नॉट एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, डू नॉट एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब भाई कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये भी बीपीटी के दोबारा तो एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था भाई। ये 3 लिमिटेशन याद कर लो भाई, सीधी सी बात है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, 1 नंबर के लिए काफी है भाई, ठीक है। देख लो भाई ये बस 3 लिमिटेशन है भाई, अरे और कुछ ना कर लो भाई, 3 लिमिटेशन ढंग से पढ़ लियो, ठीक से, ठीक है ना भाई, याद रख लोगे भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे अब, लेंथी क्वेश्चंस, ठीक है ना। देखो यार मैं तुम्हें क्वेश्चंस सोल्व करवा रहा हूं, अटेम्प्ट करना अच्छे से अटेम्प्ट करना है, एक भाई तरीके से लिख के आना है क्वेश्चन, तभी नंबर, आंसर लिखना है तभी नंबर देगा तुम्हें, ठीक है ना। गलतियां मत करना यार तुम ज्यादा, कहीं लिख रहे हो उसको काट पीट रहे हो, ये चीजें मत करियो यार, गंदा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखना, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ज्यादा फालतू चीजें मत पढ़ना, अभी बोल रहा हूँ फालतू चीजें मत पढ़ियो। अरे तुम्हें चॉइस मिलेगी, इतनी भरमार चॉइस है, मस्त तरीके से अटेम्प्ट करियो भाई, ठीक है ना। गलतियां मत करना भाई, अच्छे नंबर आने चाहिए सारे अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व, ठीक है भाई। और देखो अगर कंटेंट की दिक्कत आ रही हो, पूरा का पूरा कंटेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। हर एक चीज करवा रखी है मैंने, पूरी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रखी है, उस पर अकेडमी में लेक्चर मिल जाएंगे उसके आपके, ठीक है। यहाँ तक कि फोटो केमिस्ट्री भी है, अरे उसके नोट्स वगैरह अच्छे से डाल रखे हैं, बिल्कुल तुम्हें एक एक चीज मिलेगी, जेवलॉन्स की मिलेगी, फोटो का जेवलॉन्स की, तुम्हारा ये तुम्हारे इफेक्ट्स वगैरह, ये डार्क लाइट वगैरह, ये सब मिलेगा यार, तुम्हें एक बार चेक कर लेना, बस एक बार चेक कर लियो, ठीक है। अब मैं ये रफ कर रहा हूँ भाई, अगले पार्ट में चलेंगे। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.